हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान और जिसका उपविषय होगा रसायन विज्ञान, उसकी पाठ्य योजना। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट आप लोगों को लेसन प्लान बनाना सिखाया है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद लगे कि आप लोगों को हेल्प मिली इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग अगर लेसन प्लान की वीडियो चाहिए आप लोगों को, या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, और जल्दी ही मैं यहाँ पे सुपर टेट की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर उसकी वीडियो भी आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो बिल्कुल फ्री है। आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है। आपकी जितनी भी संख्या होगी पाठ्य योजना वो लिख दीजिएगा जिस पे से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी आज की है 9th, दिनांक यहाँ पे लिखना होता है डेट, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई थी। विषय है हमारा यहाँ पे सामान्य विज्ञान। उसके बाद कालांश है, यानी कि पीरियड, किस पीरियड में आप इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो कोई भी हो, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी आपका पीरियड है उसको लिख दीजिए। समय अवधि है यहाँ पे 30 मिनट का, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रकरण आप देख सकते हैं, प्रकरण हमारा है रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद हेडिंग आता है, काफ़ी कॉलेजेस में सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पहले ही आप पहला पाठ्य योजना अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसमें लिखना जरूरी होता है सभी पॉइंट वाइज। सामान्य उद्देश्य आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट लिख सकते हैं। मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जाता है। लेकिन अगर आप एक बार लेसन प्लान बना चुके हैं विज्ञान का और दोबारा वही विज्ञान विषय का ही सेकेंड लेसन प्लान बना रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा आप। इसके पहले प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा यहाँ पे पूर्ववत, ठीक है। पूर्ववत लिख दीजिएगा, आपका सेम हो जाएगा। पूर्ववत का मतलब होता है कि इसके पहले जो भी आपने बनाया है सेम वही चीज़ यहाँ पे होगा, क्योंकि विषयवार आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है वो चेंज नहीं होता। जब विषय चेंज होगा तभी सामान्य उद्देश्य चेंज होगा। विज्ञान विषय है तो उसका सभी का सामान्य उद्देश्य सेम होगा। इसके बाद आता है अगला हेडिंग यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य, या फिर इसी को कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम्स आपका। तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपका जो विशिष्ट उद्देश्य है या फिर शिक्षण उद्देश्य है, उसमें एक कॉलम बनता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि आप शिक्षक जो हैं, आप छात्राध्यापक हैं तो एक तरीके से शिक्षक हैं। आप बच्चों में क्या क्या चीज़ चाहते हैं ये चैप्टर पढ़ाने के बाद कि आपकी अपेक्षा क्या है कि बच्चों में किस प्रकार की व्यवहारगत परिवर्तन हो। तो इसमें पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया छात्र रासायनिक समीकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है इसमें पॉइंट है छात्र रासायनिक समीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा हेडिंग है अवबोध, छात्र रासायनिक समीकरण की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र रासायनिक समीकरण को समझ सकेंगे। फिर उसके बाद है ज्ञानोपयोग, छात्र रासायनिक समीकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक समीकरण से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन का नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा को यहाँ पे हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया छात्र रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक समीकरण को प्रदर्शन कर सकेंगे। और पांचवा इसमें है अभिरुचि। अभिरुचि को काफ़ी लोग अभिरुचियात्मक कहते हैं हेडिंग, तो जो भी आपके कॉलेज में लिखने के लिए बोलते हैं वो लिखा करिए यहाँ पे। इसमें देखिए लिखा गया छात्र रासायनिक समीकरण के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक समीकरण के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट हेडिंग है इसमें विशिष्ट उद्देश्य में अभिवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया छात्र रासायनिक समीकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र रासायनिक समीकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री को काफ़ी कॉलेजेस में बोला जाता है सहायक सामग्री, या फिर आप शिक्षण सहायक सामग्री नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं। इसमें देखिए लिखा गया लपेट फलक, यानी कि लपेट श्यामपट्ट इसको कहते हैं। श्यामपट्ट जो आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा होगा, लपेट श्यामपट्ट वो होता है जो आप रोलिंग बोर्ड होता है जो ले जाते हैं आप अपने साथ। चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आप चार्ट बना के ले जा सकते हैं, रासायनिक समीकरण उस पर लिख के ले जा सकते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान है, जिसके अनुसार आप यहाँ पे अपना प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। तो बच्चों को देखिए लिखा गया छात्र रासायनिक समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाते समय बच्चों को कुछ थोड़ी बातों का ध्यान रखना होता है छात्राध्यापक को, कि पहले तो प्रश्न आपका पूर्व ज्ञान के बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए। अगर कक्षा 6 के बच्चे हैं तो कक्षा 6-7 के, कक्षा 5-6 के ऊपर आधारित उनके ज्ञान के आधार पर ही प्रश्न पूछा जाए। ऐसा नहीं कि कक्षा 6 का बच्चा पढ़ रहा है उसे कक्षा 12 का क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो नहीं बता पाएगा वो। दूसरा, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए।
इसमें 2 कॉलम बनाया गया है। यहाँ पे आपके कॉलेज में अगर कहते हैं 3 कॉलम बनाने के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ क्रम संख्या डालिएगा, क्रम संख्या में आप नंबरिंग कर दीजिएगा, अलग हो जाएगा, 3 कॉलम हो जाएगा। तो छात्राध्यापक यहाँ पे है, पहला कॉलम छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा कॉलम है विद्यार्थी क्रियाएं। छात्राध्यापक क्रियाओं की जगह अगर आप लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा बस, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसमें देखिए छात्राध्यापक पहला प्रश्न पूछेगा बच्चों से, यौगिकों के निर्माण से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बच्चे बता देंगे रासायनिक अभिक्रिया। फिर दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बच्चे बता देंगे अभिकारक। कक्षा 9 के बच्चे हैं तो इतना उनको नॉर्मल पता है। तीसरा प्रश्न है अभिकारक क्रिया कर क्या बनाते हैं? तो बच्चे बताएंगे उत्पाद। फिर चौथा प्रश्न है अभिकारक व उत्पाद की अभिक्रिया को किसके द्वारा लिखते हैं? तो बच्चे बता देंगे समीकरण के द्वारा। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसको हो सकता है बता पाएँ, संभावित यहाँ पे लिखना है आपको, और हो सकता है कुछ बच्चे ना बता पाएँ। तो ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न और संभावित यहाँ पे उत्तर मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन आप बोलेंगे यहाँ पे, आज हम, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं, आज हम रासायनिक समीकरण का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं छात्रों आज मैं आप लोगों को रासायनिक समीकरण के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊँगा। अब अगली हेडिंग यहाँ पे है प्रस्तुतिकरण, यानी कि बच्चों को अब पता चल चुका है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में देखिए लिखा गया है, पहला कॉलम यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, दूसरा कॉलम है छात्राध्यापक क्रियाएं, सेम चीज़ लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। अगली हेडिंग है यहाँ पे विद्यार्थी क्रियाएं, फिर है प्रविधि या फिर विधि, आप किस विधि से पढ़ा रहे हैं, और लास्ट में श्यामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु में पॉइंट है रासायनिक समीकरण को लिखना। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, किसी अभिक्रिया को अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? बच्चे बता देंगे रासायनिक समीकरण। फिर दूसरा है रासायनिक समीकरण के बाद से आपको क्या जानकारी मिलती है? तो बच्चे यहाँ पे देखिए लिखा गया है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु व उत्पादों की यहाँ पे उसको कहते हैं जानकारी मिलती है। उसके बाद ये प्रश्नीकरण विधि थी, तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए। यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक है, यहाँ तक। अब तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो संभावित है। तीसरा प्रश्न है रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है? तो इसका आंसर मिलेगा संभावित। बच्चे बता भी पा सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं, तो जैसे संभावित होगा अपना छात्राध्यापक कथन यहाँ पे बोलिए। रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्रियाकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं तथा मध्य में तीर का निशान उत्पाद की ओर इंगित करते हुए लगाया जाता है। दूसरा है इसमें पॉइंट, अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक तथा अथवा क्रियाफल होने पर उनके मध्य धन यानी कि प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उपयुक्त अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे CaO है प्लस H2O है लिखा गया है, इसमें देखिए धन का निशान लगाया गया है। तीसरा है अभिकारक व क्रियाफल में उपस्थित भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर बराबर किया जाता है। इस क्रिया को समीकरण का संतुलन करना कहते हैं। अब यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे देखिए लिखना है आपको, पहले तो प्रविधि वाले कॉलम में लिख दीजिए व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट कार्य पे लिखिए रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्रियाकारक तथा दाईं तरफ उत्पाद लिखते हैं, क्रियाकारक व उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद अब बोध प्रश्न है जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर बोध प्रश्न पूछ लीजिए। पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? बच्चे बता देंगे क्रियाकारक। फिर दूसरा प्रश्न है अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर करना क्या कहलाता है? बच्चे बता देंगे समीकरण का संतुलित करना कहलाता है। ये प्रश्नीकरण विधि थी, तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछिए, अभिकारक का अन्य नाम क्या है? बच्चे बता देंगे क्रियाकारक। दूसरा प्रश्न है क्रियाकारक अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? बच्चे बता देंगे क्रियाफल। तीसरा प्रश्न है क्रियाफल के बारे में रासायनिक समीकरण द्वारा क्या जानकारी मिलती है? तो ये संभावित प्रश्न है, छात्र वाले कॉलम में लिखिए संभावित। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर छात्राध्यापक कथन में उसकी व्याख्या दीजिए। किसी अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहला, अभिक्रिया के क्रियाकारकों व क्रियाफलों के बारे में पता चलता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण संतुलित होने पर क्रिया के अभिकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है समीकरण पदार्थों की समतुल्य मात्राएं दर्शाता है। चौथा है यदि क्रियाकारक व उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उसके आयतन का पता चलता है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे, लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिखिए। समीकरण और श्यामपट्ट वाले कॉलम पे लिखिए रासायनिक समीकरण द्वारा क्रियाकारक व क्रियाफल के अणुओं की संख्या व आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्यामपट्ट पे वही चीज़ लिखना होता है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत प्रश्न फिर से पूछेंगे आप, रासायनिक समीकरण के से किसकी जानकारी मिलती है? तो बच्चे बता देंगे क्रियाकारक व क्रियाफल की। दूसरा है गैसीय अवस्था में अभिकारकों की क्या जानकारी रासायनिक समीकरण में मिलती है? तो आयतन की मिलती है। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब आता है यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट, तीसरा पॉइंट है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछिए आप,
पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, बच्चे बता देंगे अणुसूत्रों द्वारा। दूसरा प्रश्न है अणुसूत्रों के अतिरिक्त तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चे बता देंगे प्रतीक द्वारा। फिर तीसरा प्रश्न है प्रतीक व अणुसूत्रों से क्या जानकारी नहीं मिलती है, बच्चे बता देंगे ये संभावित है, तो बच्चे हो सकता है बताएं, हो सकता है ना बताएं, तो संभावित लिखिए। प्रश्नोत्तर विधि थी तो सिंपल सा प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए छात्रा कॉलम में, प्रविधि वाले कॉलम में। उसके बाद इसकी भी व्याख्या करिए छात्राध्यापक कथन में। अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था के बारे में समीकरण से कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तीसरा है अभिक्रिया के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होने का ज्ञान नहीं होता है। चौथा है अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी होने का पता नहीं लगता है। अगला पॉइंट है अभिक्रिया किस ताप तथा दाब पर होती है, इस बात की जानकारी नहीं मिलती है। छठवां पॉइंट है अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं मिलती है। छात्र वाले कॉलम में लिखे हैं छात्र, यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिखिए। श्यामपट सार में लिखिए रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारक व उत्पादों की अवस्था, सांद्रता, अभिक्रिया के ताप व दाब की जानकारी नहीं मिलती है। बोध प्रश्न में देखिए लिखा गया है पहला प्रश्न रासायनिक समीकरण द्वारा किसकी जानकारी नहीं मिलती, बच्चे बता देंगे क्रियाकारक व उत्पाद की। दूसरा प्रश्न है अभिक्रिया में किसकी और जानकारी नहीं मिलती, बच्चे बता देंगे ताप व दाब की। प्रश्नोत्तर विधि थी तो सिंपल सा प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण में उत्पाद लिखे जाते हैं, बाईं ओर दाईं ओर दोनों ओर कोई नहीं। उत्पाद आपको पता है कि दाईं ओर लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपको सही निशान लगाना है उस पर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे देखिए उत्पाद के मध्य कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे धन का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा प्रश्न रासायनिक समीकरण से क्रियाकारक व क्रियाफल के बारे में पता चलता है। चौथा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण की विशेषताओं को लिखिए। और फिर है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें कम से कम 1 से 2 प्रश्न दिया जाता है। पहला प्रश्न है रासायनिक समीकरण की सीमाओं का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे रासायनिक समीकरण की सीमाओं व विशेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी है। यहाँ पे आप जिस तरीके से पढ़ाए रहेंगे, अपने को जो गलतियाँ की होंगी पर्यवेक्षक यहाँ पे आपको टिप्पणी देगा, अच्छाइयाँ होंगी वो भी टिप्पणी देगा। तो यहाँ के साथ आपका लेसन प्लान आज समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आज की वीडियो लाइक जरूर करिएगा। और रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।